सभी को पता है कि भारत का एक संविधान है जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है। संविधान क्या होता है? संविधान, इसी को जानने के लिए हमारा ये लेक्चर है, यानी कि हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। और बता देना चाहूँगा कि इस टॉपिक से चाहे कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, आईएएस, एसएससी, चाहे किसी भी लेवल का इससे क्वेश्चन आते हैं। और मैं बता देना चाहूँगा कि जब एग्जामिनर अपने खुद के पे आ जाए ना कि मुझे इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिससे मैं सबको आहत कर दूं, तो कर सकता है। उसी को लेकर के मैं इस लेक्चर पे काम करूंगा। यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आप कंटेंट देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ क्वेश्चन ले लिया है और ऐसे क्वेश्चन की बात करके पूरा क्वेश्चन लिया और क्या बन सकता है पूरा एनालिसिस किया है, और टॉपिक को कहीं से छोड़ने की कोशिश नहीं की है दूसरी वीडियो में पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, पहले क्वेश्चन कर रहा हूं, इसके बाद इस टॉपिक को करूंगा। यानी कि हमारे अजय स्टडी मिशन पे आप जाके देखेंगे, जो कि हमारी प्ले लिस्ट है, वहां पे आप चेक करेंगे अजय स्टडी मिशन के हमारे प्ले लिस्ट में हमने पॉलिटी का सेक्शन बना रखा है, एमसीक्यूज का अलग, पीवाईक्यू का अलग, और जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है उसके बारे में एनालिसिस करने का अलग। यानी कि पूरे पॉलिटी को कवर करने का काम हम अलग अलग कर रहे हैं, जिसमें एक में क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, और एक में पूरा पूरा चैप्टर। आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए अजय स्टडी मिशन पे। और आप सभी क्या करेंगे, अपने दिल की गहराइयों से हमारा साथ दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे परिवार, इस छोटे से परिवार को, अजय स्टडी मिशन को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। बीच में थोड़ी सी मेरे को अगर खांसी आए तो आप मुझे थोड़ा क्षमा करेंगे, क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत खराब अभी सॉरी। भारत का मूल संविधान, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था, यानी हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था मूल संविधान? तो इसमें ऑप्शन है कि रफी अहमद किदवई से, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी से, या फिर कैलाश नाथ काटजू से। आपने ये क्वेश्चन बहुत सारी बार देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और आता रहता है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या है, इनके पास राय ज्यादा थी, इसी को बोल दिया, इन्हीं को बोल दिया कि आपके पास राय ज्यादा है, आप ये संविधान उठाइए और इसे लिखिए, हम जो बातें बता रहे हैं सॉरी। तो क्या रहता है, हम थोड़ा सा और जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या आप जानते हो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यानी सक्सेना वह व्यक्ति है जिनके द्वारा भारत का मूल संविधान हस्तलिखित है? रायजादा थी, इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदी सुलेख के लिए बर्मिंघम से अंग्रेजी सुलेख और हिंदी डीप पेन निब के लिए 303 पेन का इस्तेमाल किया है। अब ये क्यों डाल दिया? जब कर रहे थे तो 2 सेकंड की बात करने में क्या जाता है, 303 पेन इस्तेमाल किए, क्या ना पता कहाँ पे क्या खेल खेल जाए कोई। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेद, 395, 8 अनुसूचियां, अब कितनी है, 12, 9, 10, 11, 12, है ना। प्रस्तावना को हस्तलिखित करने हेतु 6 महीने के लिए राय ज्यादा, है ना, संविधान हॉल में अपनी डेस्क पर रहे थे। कितनी बड़ी बात है, 6 महीने का कमिटमेंट, बोले संविधान लिख के रहूंगा। और कितने पेन लगा दिए, 303, है ना। उसके बाद देखिए, संविधान क्लब में रहे। अब संविधान क्लब बोलते हैं, संविधान लोग क्या बोलते हैं फिलहाल, संविधान क्लब, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। दूसरी बात, ये सारी प्रक्रिया 29 अगस्त 1947 को शुरू हुई थी, 29 अगस्त 1947। यह संविधान सभा ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे तो एक प्रारूप समिति का गठन किया था ना उस टाइम। प्रारूप समिति, प्रारूप बनाना है, ड्राफ्ट बनाना है, पांडुलेखन बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति, यानी पांडुलेखन समिति किनके अध्यक्षता में थी? डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी। और क्यों बनी थी? क्योंकि बी आर, कौन है बी आर, में थोड़ा इतना नाम बोलूँगा, बी आर राव है, सक्सेना, आप बताओगे कि उनके द्वारा कुछ बनाया गया था, उसी के लिए समीक्षा करने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब को अध्यक्ष बना के प्रारूप समिति बनाई गई थी, है ना। तो डीपी खेतान और कृष्ण मुरारी, आप जानते हो क्या डीपी खेतान को? खेतान की जगह कौन आया था? और माधव किसकी जगह आए थे, ये आप मेरे को बता सकते हो, जो सदस्य थे प्रारूप समिति के। 11 स्तरों और अंतहीन बहस संशोधन के बाद नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए अपना संविधान बनकर तैयार हो गया। कितने स्तर? 11 सेशन, याद रखना, 11 सेशन। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि यह बहती इटालवी, क्या है, इटालवी शैली में लिखा जाए। क्या लिखा जाए?
यह इटालवी शैली हो, इटालियन बोलते हैं ना, उस शैली में लिखना चाहिए। और कौन चाहते थे? प्रधानमंत्री नेहरू जी। याद रखना है, प्रधानमंत्री नेहरू जी चाहते थे कि इटालवी में लिखिए। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक प्रसिद्ध सुलेखक है, को इस कार्य के लिए चुना गया कि आप रायजादा आपके पास कर दीजिए काम। अभिनीत रायजादा ने सेंट स्टीफन कॉलेज से डिग्री ली है। गोवन ब्रदर्स, रेमंड यूसेस्ट ग्रांट गोवन, गोवन ब्रदर्स के संस्थापक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे। अगर ये पूछे कि मतलब पहले अध्यक्ष थे तो याद रखने के लिए योग्य है, वरना इतनी चीज़ याद नहीं रखनी है। थोड़ा सा रायजादा साहब के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो आप तो ये याद रखना कि रायजादा रखते थे, इन्होंने संविधान लिख दिया और 303 पेन, कितनी बड़ी बात है। फिर देखिए, निम्नलिखित विचार कीजिए कि जो संविधान है इसका जो भार है वो 3.75 किलोग्राम के हिसाब से है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का शीर्षक है ना, देखा होगा अपने, ऐसे संविधान है, उसके ऊपर क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये शीर्षक है। और भारत के संविधान की मूल हस्तलेख जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, है ना, मूल हस्तलेख जो थी ना, मूल हस्तलेख, वो कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। याद रखना, मूल हस्त जो लिखी हुई थी ना, वो लागू कब हुई है? तो 26 जनवरी 1950 है, नवंबर वाला चक्कर नहीं है। संविधान की मूल प्रतियां संसद के पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे मामले, मतलब क्या है कि जो संविधान रखा है वो कागज पे है, वो लिखा हुआ है। इतने साल अब बीतते जाएंगे तो उसको बचाना है छोटे छोटे कीट पतंगों से, जो जानवर है, मतलब जो भी छोटे छोटे कीट पैदा हो जाते हैं ना, इंसेक्ट्स, उनसे बचाना है। तो उसके लिए हीलियम का प्रयोग किया गया है। हीलियम है उसके आसपास, है ना, डिब्बा ऐसे, उसके अंदर संविधान है और वहाँ पे हीलियम। निम्नलिखित में से किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? भी ऐसा कौन सा देश है जहां से हम ये संघीय विधि सीख के आए कि एक भारत के अंदर केंद्र होगा, राज्य होंगे, स्थानीय स्वशासन होंगे, स्थानीय स्वशासन राज्य केंद्र मिलके काम करेंगे, अखंड भारत रखेंगे। किससे सीखा हमने? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से? क्यों सीखे? वहां पे तो केंद्र का अलग और राज्य का अलग, 50 स्टेट है ना। यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से, आयरलैंड से। तो आपको क्या लगता है हमने ये कहाँ से सीखा होगा कि संघीय व्यवस्था बनाते हैं? तो कोई देश ऐसा है क्या जहां से हमें संघीय ऐसे स्थिति नजर आए कि संघीय हो सकता है? आपके नज़र में कौन सा है? तो हम पूरा बताते। देखिए, जो कनाडा जो है, वैसे मेन उत्तर ये है कनाडा, मैं बता देता हूँ, भूल ना जाऊँ बीच में। कनाडा से हमने ये सीखा कि हम संघीय प्रणाली लेके चलेंगे। और आपको पता होगा कि वहाँ पे कनाडा में भी संघीय प्रणाली है। भारत की संघीय प्रणाली को भारत के संविधान के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है। भारत की जो संघीय प्रणाली है वो किससे नियंत्रित होती है? भारत के संविधान से। मतलब क्या है? मतलब ये है, केंद्र की सरकार क्या कानून बना सकती है, राज्य की सरकार क्या कानून बना सकती है, कहीं ऐसे कानून न बन जाए जो पूरे देश के लिए खतरनाक हो। तो इसके लिए संविधान है और डिफाइन करता है राज्य को क्या मिलेगा, केंद्र को क्या मिलेगा, है ना। ये संविधान से नियंत्रित है संघीय प्रणाली। भारत देश को संप्रभु, खुद के निर्णय, आंतरिक हो चाहे बाह्य, खुद लेगा। धर्म से निरपेक्ष नहीं, पंथ से निरपेक्ष है ना। लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, यानी कि यहाँ का जो शासन प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, भले ही अप्रत्यक्ष हो, एमएलए एमपी चुनते हो। भारत देश में सरकार का एक रूप है। कैसा रूप है हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे संसदीय रूप है। इसका क्या मतलब है? हम जो एमपी चुन के भेजते हैं, राज्य विधानमंडल में एमएलए चुन के भेजते हैं, वो वहां जाएंगे और उत्तरदायी रहेंगे सदन के प्रति, है ना। तो ये हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। कहाँ से ली हमने? कहाँ से ली है? राष्ट्र मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुसार काम कर रहा है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, कनाडा से प्रेरित है ना। लेकिन संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो संसद की व्यवस्था हमारे यहाँ पे किन का शासन था? ब्रिटेन का। किन का था? ब्रिटेन का। हाँ, हमने जो केंद्रीय प्रणाली है और है वो कहाँ से सीखा? कनाडा से। लेकिन यहाँ पे संसदीय जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन की है, याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ संसद की अलग प्रक्रिया है जहाँ पे संसद ही ताकतवर है। ब्रिटेन के बारे में कहते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है वो आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे तो संसद को भी बताने के लिए कौन है? संविधान है। और अगर संसद कुछ गलत करती है तो फिर न्यायपालिका है, संरक्षक किसकी? संविधान की, है ना। ऐसे करके बैलेंस बनता है। याद रखना, ये चीजें बेसिक है इसलिए बता रहा हूँ बीच बीच में। भारत के संघीय प्रणाली में कार्यकारी संघ का प्रमुख कौन होता है? कार्यकारी संघ का प्रमुख, सीधा पूछा, ये कौन होता है? जो कार्यकारी है, जिसके नाम से काम होते हैं। ये नाम आते याद आ जाता है कि राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं, तो कार्यकारी, है ना, जिनके नाम से सारे काम होते हैं।
दूसरी बात, ऊपर एक नाम आया था संसदीय, इनके साथ में मैं एक दो बातें और बताता हूँ। जैसे एक नाम और होता है अध्यक्षात्मक, जैसे यूएसए में है। यूएसए में क्या होता है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। वहां पे क्या होते हैं, जैसे राष्ट्रपति ही मुख्य सर्वे सर्वा है, उन्हीं के पास सारी ताकत है ना। और जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, वहां की सरकार है वो जाके सदन में नहीं बैठती है, यानी कि वो क्या है, वो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ तो सदन के अंदर ही एमपी जाते हैं, विधानमंडलों में राज्य के अंदर एमएलए जानते हैं, उन्हीं में से, यानी कि यहाँ पे एमएलए इकट्ठे है ना, सारा एमएलए इकट्ठा हो रहे, अठवीं अठवीं मतलब यहीं से ही क्या होंगे, कुछ ऐसे बाहर निकलेंगे और जाके अपनी सरकार चलाएंगे, वापस सदन में आएंगे, ये सब पूछेंगे क्या किया आपने, ये सब बाहर जाएंगे, यहाँ आगे पूछेंगे, उत्तरदायी है ना सदन के प्रति, ऐसे करके ये सरकार अंदर से ही बनती है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, भारत में कार्यकारी देख लिया हमने, कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन भारत में संघीय प्रणाली में कार्यकारी संघ का वास्तविक प्रमुख कौन है, वास्तविक, यानी कि जिसके पास रियल में शक्ति है, वो है प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या है, रबड़ की स्टाम्प है, इसे बोलते हैं ना, रबड़ की स्टैम्प है। क्या सही बात है क्या ये, कि प्रधान जो राष्ट्रपति है वो रबड़ की मतलब क्या मुहर है, क्या सत्य है क्या, ऐसा कहा जाता है वैसे। अब पूछे कि राष्ट्र किसके बारे में ऐसा कहा जाता है, तो हम देखेंगे, चूंकि वास्तविक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रमुख भी कौन होगा, फिर प्रधानमंत्री होगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम, किस अनुच्छेद में भारत के संघीय प्रणाली के अनुसार प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह और मदद करेंगे। यानी कि एक ऐसा अनुच्छेद है जो क्या करता है कि भारत में एक संघीय प्रणाली होगी, उसमें केंद्र की सरकार होगी, और उस सरकार में प्रधानमंत्री होंगे जो क्या मंत्रिपरिषद में राजा हैं। और होता क्या है कि अगर कोई मंत्री निर्णय लेता है, कुछ भी मंत्रिपरिषद ज्ञात नहीं है, तो राष्ट्रपति उनसे पूछते हैं। मतलब क्या है, राष्ट्रपति आपस में बात करते हैं, तो बीच की कड़ी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, पीएम। यह मंत्रिपरिषद, ये प्रेसिडेंट, और इनके बीच की कड़ी होता है पीएम। तब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनसे राष्ट्रपति को क्या चाहिए, सलाह चाहिए। राष्ट्रपति को सलाह चाहिए और उनकी मदद कौन करेंगे, ये। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया गया, तो 74(1) में दिया गया है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है ना। सॉरी। भारत में प्रचलित संघीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्यों के की परिषद क्या होती है, जवाबदेह होती है। मैंने बता ही दिया, जवाबदेह होती है। अगर कोई सदन है, इसमें ये एमपी है, ये बाहर जाके सरकार चलाते हैं, वापस अंदर आएंगे, वो क्या करेंगे, उत्तरदायी होंगे, इनसे पूछेंगे। और अलग एमपी, चाहे वो सरकार में हो चाहे नहीं हो, उनसे पूछेंगे आपने बाहर क्या किया था, है ना, कितने पैसे लेके गए थे, कहाँ लगाए। भारतीय संविधान परिवर्तन के अधीन है। हालांकि यह परिवर्तन संसद भवन में बहुमत के साथ विधेयक पारित होने के बाद ही हो सकता है ना। क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें परिवर्तन हो सकता है, हमारा जो संविधान है वो जीवंत है, यानी कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव आते हैं। अब तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 102 अमेंडमेंट, 103, 105, 106, आप बताइए कितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं, आप ये बताइए अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, और अगर कौन सा लास्ट, उसका नाम बताना है। और एक आप बताना मेरे को, 100 नंबर संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 100 नंबर। विधायी शक्तियां राज्य विधानसभा और संसद के बीच साझा की जाती है, विधानसभा और संसद के बीच में, जबकि शेष शक्तियां भारत की संसद के हाथों में रहती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली ये बताती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी मिलकर एक संघ बनाते हैं। आपसे पूछे कि संघ का हिस्सा कौन होता है, कौन नहीं होता है, उसमें महान्यायवादी की जगह अगर सीएजी हो, महानियंत्रक परीक्षा लेखक, तो फिर वो तो नहीं होते ना। तो अपने को याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। उनके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन एक और आता है, निम्नलिखित पे विचार करना है कि संघीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगह से, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, सिक्किम में, अलग अलग जगह से राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं, वो क्या होते हैं, असमान प्रतिनिधित्व होते हैं। यानी कि जितनी जनता उतने वहां से क्या आएंगे, राज्यसभा के अंदर सांसद आएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि कोई राज्य से कम आ रहे हैं, कोई से ज्यादा आ रहे हैं। तो असमान प्रतिनिधित्व है क्या, देखेंगे। केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी करता है और राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। हाँ, करता है ना, केंद्र तो भेजता है राज्यपालों को,
और राज्य का प्रशासन भी अपने हाथ में लेता है, संविधान के अनुसार कार्यवाही नहीं चलती है तो, या फिर 365 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए संवैधानिक मामलों पे राज्य कोई कदम नहीं उठा रहा तो, क्योंकि आपको पता होगा 352, 56, 60 और 365 भी याद रखना, जो केंद्र द्वारा सौंपे गए मामलों पर अगर राज्य की सरकार कुछ नहीं कर रही है तो 365 नंबर आर्टिकल है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, इंटीग्रेटेड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके डीजे यानी डिस्ट्रिक्ट जज तक यही चलती है, एकीकृत है। हमारे यहाँ पे एकीकृत सरकार नहीं है, यानी कि केंद्र की सरकार के अधीन राज्य की सरकार काम नहीं करती है। वो अलग बात है कि संविधान के अंदर दी गई प्रक्रिया में हम सभी मिलकर काम करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार केंद्र की सरकार के नीचे काम नहीं करती है, ये याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट की बातें हाई कोर्ट को लागू करनी पड़ती है, ये एकीकृत है, जुड़ी हुई है, लेकिन सरकार ऐसे नहीं है। केंद्र की सरकार अलग तरीके से काम करती है, राज्य की सरकारें अलग करती है और स्थानीय सरकारें अलग तरीके से काम करती है। यानी वैसा सिस्टम नहीं है कि एसपी के नीचे डीएसपी है, ऐसा नहीं है, सरकार में ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट में ऐसा है, इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। यानी क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि जो संघ है ये वास्तविक नहीं है, कुछ संघ की कमियां हैं। ये क्या कि भारतीय संघ में एक तो उच्च सदन राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यानी आप संघ बोल रहे हो, संघ बोल रहे हो, संघ का मतलब केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन राज्यों को तो समान प्रतिनिधित्व भी नहीं है। दूसरा, कोई भी राज्य का आप प्रशासन उठा सकते हो, राज्यपाल अपने द्वारा भेजते हो, फिर राज्य क्या करेंगे? फिर आपकी न्यायपालिका भी ऊपर से काम करती है, जो सेंटर में बैठती है, राज्यों पर भी निर्णय चलाती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये संघ है? कितनी ऐसी विशेषताएं हैं जो भारतीय एक वास्तविक संघ बनाती है, पर ये संघ की नहीं है तीनों की तीनों, तो कोई भी नहीं, ये संघ नहीं बनाती है ना। ये याद रखना है, प्रश्न आता है, बहुत बेसिक है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में तो एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं। पूछते हैं बेस्ट मिनिस्टर मॉडल कौन सा होता है, और अमेरिका का दे देते हैं, वहाँ का नहीं है। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ब्रिटेन का है, संसदीय मॉडल, याद रखना है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान आते हैं, बस चीज़ों को समझना है। कोई संघ की विशेषता नहीं है। अब हम ध्यान से देखते हैं, एक नंबर क्या है? वास्तविक संघ की विशेषता नहीं हो सकती ये वाली। कैसे? क्योंकि एक महासंघ में इकाइयों की समानता होती है। गारंटी संघीय विधायिका संसद के उच्च सदन के समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जैसे कि उनके अंदर समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। अलग अलग क्यों दे रखा है? भारतीय राज्य मामलों में ये लागू नहीं होता, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। लेकिन हम वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे एक हमें वास्तविक संघ देखने को मिलता है, जो प्रत्येक राज्य क्षेत्रफल को जनसंख्या की दृष्टि से अपने आकार की परवाह किए बिना उच्च सदन यानी सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का मौका देता है। हम दिखाते हैं आपको, यूएसए मान लो ये, और यूएसए में से करके क्या 50 स्टेट है, ऐसे 50 स्टेट है, 50, और सबको 2-2 सांसद भेजने की क्या ताकत है? 2, सबको 2, चाहे छोटा हो राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, सबको 2 समान प्रतिनिधित्व है। ये वास्तविक संघ है यूएसए वाला। भारत में वास्तविक संघ नहीं है, यह बताया जा रहा है, क्योंकि भारत में राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, असमान प्रतिनिधित्व है। और ये दूसरी बात, संघीय विशेषता भी नहीं है ये वाली, है ना, लेकिन यूएसए वाली है। फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या था? एक वास्तविक संघ की विशेषता नहीं हो सकती ये वाले। संघीय सिद्धांत में न्यायालयों की दोहरी प्रणाली की परिकल्पना की गई है, लेकिन भारत में हमने शीर्ष पे सर्वोच्च न्यायालय को बैठा रखा है। यानी कि यूएसए में सर्वोच्च न्यायालय अलग है, राज्यों के न्यायालय अलग है। यानी कि राज्यों के न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मतलब जो यूएसए में होता है उसके नीचे काम नहीं करते हैं, सबका अलग अलग काम है। ऑप्शन नंबर 3, संघ की वास्तविक विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि केंद्र राज्यपालों को नियुक्त करके राज्यों में भेज रही है और अपनी चला रही है, ऐसा मानने में आ रहा है ना अप्रत्यक्ष तौर से। राज्यपाल की सिफारिश हो, अन्यथा राज्य प्रशासन का अपने हाथ में ले लेना, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देना। राज्यपाल राज्यों में केंद्र का एजेंट के रूप में जा रहा है। भारतीय संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल ने राज्य प्रमुख के बजाय केंद्र के प्रतिनिधित्व में काम किया है। हम देखते हैं ना बहुत सारी जगह पे। और केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण रखने में मदद करता है कौन? राज्यपाल। और आपातकाल लागू होने के बाद राज्यों का तो संघ नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर तो बहुत कठोर हो जाता है केंद्र, है ना, जब आपातकाल लागू होते हैं। मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ पे संघ देखने मात्र का है क्या? ऐसे बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। फिर हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में, एकदम फैक्ट जितना हो सकता था विशेष तौर से मैंने कराया है। ऐसा नहीं क्वेश्चन करके छोड़ दें, कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। मैं भी इस वीडियो को कम से कम 25 क्वेश्चन है जिनको 25 मिनट से पहले कर सकता था, ऐसे आंसर बता बता के, लेकिन जब चीज़ या मूलभूत चीज़ें नहीं समझ में आएगी तो मतलब ही क्या है। भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में थी? ये सिंपल क्वेश्चन है। मूल प्रति इंग्लिश भाषा में थी हमारे यहाँ पे। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। हमने एकल नागरिकता, पूरे भारत के लिए हमारे पास एक ही नागरिकता है, दो नहीं है। क्या नहीं है? दो नागरिकता हमारे यहाँ नहीं है।
हमारे यहाँ तो क्या है, एक ही नागरिकता है। पूरे भारतवर्ष में दिखा देता हूँ मैं, पूरे भारतवर्ष में एक ही नागरिकता है, सिर्फ एक। सब के सब क्या है, वी आर इंडियन है, वी आर पीपल ऑफ द इंडिया, है ना। हम भारत के लोग हैं। हम राजस्थान के है, पर हमारे पास राजस्थान की सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास सिटीजनशिप इंडिया की है। लेकिन यूएसए में देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग यूएसए देश के भी नागरिक हैं और अलग अलग राज्यों के भी नागरिक हैं। यानी यूएसए में दोहरी नागरिकता है और हमारे यहाँ पे नहीं है। हमने ये किससे सीखा? तो ब्रिटेन से सीखा हमने। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन यही था कि हमने किससे सीखा ये, तो ये ट्रेंड हमने अवधारणा ली है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता, हर नागरिक को केवल एक ही नागरिकता होगी, वो होगी भारतीय संघ की, न कि राज्यों की। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग, देश का अलग, है ना। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून के शासन जैसी अवधारणाएं ली है। 3 बातें आ गई। आपसे पूछा कि हमने संसदीय प्रणाली किससे ली? ब्रिटेन से। विधि के निर्माण की प्रक्रिया किससे ली? तो ब्रिटेन से। कानून का शासन होगा तो किससे ली? तो ब्रिटेन से, याद रखना है। भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और बीच में एक बात बता देता हूं कि जब लिखा हो ना संविधान की विशेषताएं, तो संविधान की विशेषताओं में सब चीजें आ जाती है। कैसे कैसे? प्रस्तावना, मूल अधिकार और अपने डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सब आ जाता है, सब का सब। ऐसा नजर आता है कि हमारे यहाँ पे दिया नहीं है, पर फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में संविधान की विशेषता लिखा है, विशेषता में सब आता है। उसके बाद क्वेश्चन आया कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, जो बहुत खतरनाक है, जिसने बहुत बड़े स्तर पर ऐसे काम किए थे। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसने संविधान में व्यापक बदलाव किए। जैसे मौलिक कर्तव्यों को शामिल भी किया था सरदार श्रवण सिंह समिति पे, है ना। आपातकालीन प्रावधानों में विस्तार कर दिया था, ताकत बढ़ाती थी सरकार की। तो ऐसे करके ये एक संविधान ही लागू कर दिया था एक तरीके से। 42वें संविधान में क्या है, कुछ जानकारी दी गई है, कब हुआ, 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। कुछ बदलाव भी किए इसने, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर बदलाव आए थे ना। देखिए क्या प्रमुख बदलाव देखे तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए 3। तो दूसरा, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, आपातकाल के प्रावधान में विस्तार किया गया, कुछ विषयों में राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेज दिया था, राज्य सूची वाले मैटर को समवर्ती में डाल दिया। यानी कि केंद्र राज्य दोनों उसमें कानून बना सकते हैं मिलके। अगर केंद्र ने पहले बना लिया है तो फिर राज्य नहीं बना पाएंगे, है ना। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह से बाध्य कर दिया था, कैबिनेट की सलाह से बाध्य कर दिया, मानना पड़ेगा। फिर इसे विवाद होता है कि ये तो गलत बात है, सरकार के कंट्रोल में सब कुछ आ रहा है, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को इतिहास का सबसे विवादास्पद भी कहते हैं संवैधानिक संशोधन, क्योंकि इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों भी कम करने की कोशिश की थी। 42वें संविधान संशोधन के बाद जनता पार्टी आती है, जिसे आजकल बीजेपी कहते हैं। 1977 और 78 में क्रम से 43वां 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 42वें को ठीक करने के लिए आता है, और 1976 से पहले की जो स्थिति उसी को वापस लेके आया। 42वें ने जो सरकार को कठोर बनाने की, सरकार को बहुत भयंकर ताकत दी थी, 44 वाले आकर वो 42वें वाली ताकत को कम किया, वापस से वो स्थिति लेके आई, बोले संविधान को सही चलने दो, सरकार का इतना प्रभाव ठीक नहीं है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता हमने अमेरिका से ली है? संघीय तंत्र लिया है, एकल नागरिकता ली है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, संसदीय शासन लिया है। हमने बात की संसदीय शासन तो ब्रिटेन का है, एकल नागरिकता तो हमने ब्रिटेन से ली है, अमेरिका की तो 2 है, राज्य के अलग है, देश के अलग है। संघीय तंत्र तो हम बात करेंगे तो कनाडा से है, क्योंकि हमारे यहाँ पे संघ का सिस्टम वैसा नहीं है, जैसे कि संघ तो क्या है, कनाडा वाला है, लेकिन जो अमेरिका का संघ है वो तो बहुत कठोर है। यानी कि उन्होंने तो 50 स्टेट का 2-2 करके सांसदों को दिया ना, बराबर उनका तो समान प्रतिनिधित्व है, हमारे ऐसा नहीं है। यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है हमने अमेरिका से लिया है, ये उत्तर निकल के आता है। बात को समझे आप? अगर आपका बेसिक क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है, तो फिर क्वेश्चन को अपने आप निकल जाओगे, ऐसे निकल जाओगे, ऐसे करोगे जैसे ओम अमर में डायरेक्ट फील करना है ना। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इसका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और भारतीय संविधान में कई विशेषताएं विभिन्न देशों से ली गई, जैसे कि संसदीय शासन ब्रिटेन से, संघीय कनाडा से, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए। क्यों लिए? मौलिक अधिकार बहुत मजबूत होते हैं और इनको दिलवाने के लिए मजबूत देश से ले लो, यूएसए से। फिर हमने न्यायिक समीक्षा करने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ली है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद ताकतवर है, अमेरिका की न्यायपालिका, भारत का संविधान, तीनों याद रखना है।
संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से संविधान से प्रेरित है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और एक होता है मूल कर्तव्य। देखो, हमने अधिकार अमेरिका से ले लिया, लेकिन रूस हमारा दोस्त था, उसने बोला कुछ हमसे भी ले लो। हमने कहा हमारा कुछ कर्तव्य बनता, आप हमारे दोस्त हो तो क्या ले ले, बोला मूल कर्तव्य ले लो। ट्रिक है, याद रखना। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, ये वाला प्रयोजन कहाँ से लिया है? तो आपको मैंने अभी कुछ बातें बताई अमेरिका के बारे में कि ताकतवर अमेरिका की न्यायपालिका है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है, याद रखना है। और हमारे यहाँ पे भगवती चरण और कृष्णा नाम के जज, जिनका नाम आपने सुना होगा, PIL का नाम सुना है, पब्लिक लिटिगेशन होती है ना, PIL जो होती है याचिका, जो हमने वो भी अमेरिका से रिलेटेड होकर हमारे यहाँ पे आई थी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको लगता होगा ऐसे जल्दी जल्दी चल रहे हैं ना, 2 घंटे का लेक्चर हो जाता है, क्लास में बातें बहुत करते हैं टीचर, 7 दिनों में चैप्टर पूरा होता है। इससे अच्छा है अभी हमारा एग्जाम बहुत सारे पास में है, इस साल में एग्जाम की झड़ी लगी है, आपको अब छतरी नहीं ओढ़नी आराम की, आपको कुछ करके दिखाना है। एक एग्जाम में सिलेक्शन लेने का मतलब क्या है? आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाना चाहिए आपका, और होगा भी, मेहनत करते रहो, मेरे को यकीन है। अमेरिका संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद, सिर्फ 7 ही। वेस्टमिनिस्टर मॉडल वाशिंगटन जो अमेरिका में एक स्थान है, उससे संबंधित है। चुनना क्या है? गलत। पहले ये पढ़ना है आराम से, कहीं हम सही चुनने निकल जाए, एक ऑप्शन करके गोला भर दें, ऐसा नहीं। ऊपर पूछा गलत। अमेरिका संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद है। वाशिंगटन अमेरिका का संबंधित है। मूलतः भारतीय संविधान में 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था थी। संविधान का भाग 9 प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता है। तो ऐसे करके इन्होंने बात की, तो हमें एक बात सामने आई, ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है ब्रिटेन का, ये किसी भी प्रकार से अमेरिका का नहीं है, क्योंकि हमने तो संसद की प्रक्रिया कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। तो ये वाला इसमें गलत था, और तीनों सही है। अमेरिका में 7 ही अनुच्छेद है, मूलतः संविधान में 7 ही थे, अब 6 है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया, अब वो 300 कै के अंदर है ना। संविधान के भाग 9 के द्वारा प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज भी है। अब आता है क्वेश्चन एक और, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया? क्योंकि ये बात यह है कि राज्यपाल को कैसे नियुक्ति करनी है, ये हमने कहाँ से लिया? तभी हमने बात की थी कि हमारे यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, और कैसी है? कनाडा जैसी है। तो कनाडा पे भी राज्यपालों को ऐसे ही भेजते होंगे, है ना। तो क्या है? कनाडा से लिए। तो आप ये बताइए कि कनाडा में राज्यपालों का चुनाव होता है, या फिर ऐसी हमारे यहाँ पे जैसे राज्यपाल भेजते वैसे होता है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची यानी कि एक सूची केंद्र की, एक सूची राज्य की, एक ऐसी सूची समवर्ती जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र ने पहले बना लिया तो फिर राज्य नहीं बना सकता, ये समवर्ती सूची है। तो ये हमने कहाँ से ली है, ये क्वेश्चन है। तो क्या ये सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली? सही बात है वैसे, ठीक है। भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक होती है, उसका प्रयोजन हमने किस देश से लिया? तो इसका प्रयोजन भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं है। क्या है? नहीं वाला पूछ रखा है, गलत कौन सा है? तो क्या हमने कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है? दूसरा, अनुच्छेद 1 भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में करता है। भारत का जो उल्लेख करता है वो राज्यों का संघ है, ऐसे करता है। अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का एक कारण है संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान एक है। ये बात तो सही है। हमारे यहाँ पे संविधान इसीलिए बड़ा है क्योंकि हमने सबका कानून एक साथ बनाया, हमने फंडामेंटल राइट को भी संविधान में डाल दिया, और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित। और अब ये पूछा नहीं है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका में क्या है सॉरी, भारत ने ब्रिटेन के अनुसार जो कानून हमने संसद में बनाए, विधि द्वारा स्थापित किए, वो कानून भारत के अंदर होते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, सिचुएशन देखी जाती है, सम्यक प्रक्रिया, उस समय परिस्थिति में क्या ठीक लगता है वो अमेरिका की न्यायपालिका तय करती है। तो वहां पे क्या है, भारत की नियत विधि की नियत प्रक्रिया है, जिस प्रकार नियति कैसी थी, उसकी सोच कैसी थी, इंटेंशन कैसा था, वो देखती है न्यायपालिका। ये उल्टा दे रखा है हालांकि, समझे ना। अमेरिका का तो ये वाला, और भारत का विधि द्वारा स्थापित वाला ये है। तो
तो और सभी ठीक हो जाता है। याद करना चारों फैक्ट को। भारतीय संविधान में संघीय शब्द नहीं है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 1 राज्यों के संघ के रूप में है। और उसके बाद अमेरिका में विधि की नियत प्रक्रिया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है कि संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। दूसरा, मौलिक अधिकार भी संविधान में ही है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? कौन है जो कि उसे बचा के रखता है पिता की तरह? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि संसद अगर कोई कानून संविधान के हिसाब से नहीं बनाती तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? वो विधि को क्या करता है? रोक सकता है। भी संविधान के अनुसार नहीं है, मूल ढांचे को प्रभावित करता है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? क्या भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है? हाँ, हमारे यहाँ पे जो शासन प्रमुख है, राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है, भले ही अप्रत्यक्ष हो, क्योंकि एमएलए और एमपी वोट देते हैं जो कि हमने चुन के भेजे हैं। अप्रत्यक्ष हो गया ना, फिर वो हमारे लिए चुनती है राष्ट्रपति को। संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल संसद है, उत्तरदायी हमारे एमएलए एमपीज है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में बिल्कुल है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है। एकीकृत है, इंटीग्रेटेड शक्ति है क्या हमारे यहाँ पे? ये क्वेश्चन आ गया। अब ऑप्शन देखिए कौन सा ठीक हो गया? बी, 1 2 3। क्यों? मैंने खुद ने थोड़ी देर पहले बताया था, ये ऑप्शन नंबर 4 है कि हमारे यहाँ पे एकीकृत शक्ति नहीं है, यानी कि केंद्र की नीचे राज्य की सरकार काम नहीं करती, राज्य की सरकार अलग अपना काम करती है। जो संविधान के अंदर प्रावधान है कि राज्य की सरकार कैसे कानून बनाएगी, राज्य के विषय है। केंद्र की सरकार अलग काम करती है, अपने केंद्र के विषय है। उसके बाद जो स्थानीय सरकार है वो अलग काम करती है, उनके अलग से विषय है। तो ऐसे मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है। इसीलिए तो संविधान होता है और वो क्या करता है? संविधान बताता है कि केंद्र क्या करेगा, राज्य क्या करेगा। दूसरी बात, एकीकृत शक्ति न्यायपालिका में है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट जज है ना, ऐसे ये तो है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक कैसे? यूएसए के अंदर बताया मैंने अध्यक्षात्मक, हमारे यहाँ पे क्या है? संसद है ना। एक नाम मात्र का राजतंत्र, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल खत्म, है ना। भारत का एक कुलीन तंत्र, ये भी नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे संसद है, ब्रिटेन से ली गई है, मतलब वहां से हम फॉलो करके आए हैं। और संसद के अंदर इतनी बड़ी संसद होती है, इसमें बहुत सारे एमपी होते हैं, इनमें से सरकार बाहर जाती है, फिर वापस से अंदर आती है, सदन लगता रहता है। हर 6 महीने से लगना क्या होता है? नेसेसरी होता है। वैसे हमारे यहाँ पे 3 होते हैं ना सदन के, क्या होते हैं? सभाएं 3 होती है हमारे यहाँ पे साल के अंदर, परंतु 2 तो होनी चाहिए 6 महीने से। तो ये सरकार वापस आती है, फिर ये सारे के सारे जो एमपी होते हैं वो सरकार से क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं, यानी कि सरकार उत्तरदायी है। टोटल सरकार क्या उत्तरदायी है संसद के प्रति। तो ये क्या है? हमारे यहाँ पे प्रक्रिया है, ये वाले नहीं है, यूएसए की है। इस प्रकार हमने संविधान की विशेषताओं के क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन के साथ साथ में उनका बेसिक क्या है, मैं थोड़ा सा जल्दी करके चलाऊं, मेरे को खुद को पता है भी, इतना भी धीरे नहीं चल सकते अभी, जितना एग्जाम हमारे पास है। इस साल के अंदर बहुत सारे एग्जाम है। यूपीएससी का एग्जाम भी 25 मई को है, और फर्स्ट ग्रेड का 23 जून को है, पटवारी का भी मई के अंदर ही है, 10-11 मई को है। उसके बाद बीडीओ का 12 जुलाई को है। बहुत सारे एग्जाम एकदम लाइन के अंदर है। और फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड सितंबर में है, फिर जनवरी के अंदर थर्ड ग्रेड आएगा। तो मतलब एग्जाम का एकदम लाइन लगे। उसके बाद आरएस भी आ रहा है उसी टाइम पे, लगभग 1-2 महीने बाद ही रिट मेंस होगा ना उसके, आरएस वाले बच्चे तैयार रहे। और सबका सब एकदम लाइन पे है। आपको फास्ट चलना होगा, लेकिन अच्छे से चलना है, कदम फूंक फूंक के रखना है। जय हिंद जय भारत करूँगा। और प्यारे भारत के वासियों, मैंने ये लेक्चर आपके लिए बनाया, थोड़ी कोशिश की, बहुत सारा काम करना पड़ता है। आपको इतना ही करना है कि आपका प्रेम जताने के लिए आप शेयर एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिए। क्या कमियां रही फीडबैक कर सकते हैं आप भी, ये गलती हुई है, ये ठीक है, तो आप मैंने जो क्वेश्चन पूछे उनके जवाब दीजिए। आप सभी को एक बार फिर से दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अजय स्टडी मिशन पे ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।